Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK Knowledge for All. Myself सुमन बिश्नोई और आज हम बात करेंगे ज्वार क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो सोरगम के बारे में या ज्वार के बारे में बात करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन अब मैं करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर किसी ने प्लांट नहीं देखा है ज्वार या सोरगम का तो आप इस प्लांट को देख सकते हैं। ये जो प्लांट है ये ज्वार या फिर जिसे सोरगम बोलते हैं उसका प्लांट है। ठीक है, ये उसकी ग्रीन स्टेज है। और उसके बाद में चलती हैं फर्स्ट स्लाइड पे जिसमें कि इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब से पहले भी हम बहुत सी क्रॉप कर चुके हैं, देन आज हम करेंगे ज्वार और इससे लास्ट टाइम हमने किया था बाजरा। ठीक है, और सोरगम की बात करते हैं तो सोरगम का साइंटिफिक नेम है सोरगम वल्गेर। ठीक है, और इसकी फैमिली है ग्रेमिनी। तो जो ग्रेमिनी है उसका दूसरा नाम क्या है, पोएसी। और मोस्ट ऑफ एग्जाम में ग्रेमिनी ना देकर पोएसी दिया होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद में है क्रोमोसोम नंबर। तो ज्वार के क्रोमोसोम नंबर है 2n=20। उसके बाद में बात करते हैं ओरिजिन प्लेस की। तो ज्वार का ओरिजिन प्लेस है ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। ओके, इसके बाद में इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो जो सोरगम है उसका इन्फ्लोरेसेंस है पेनिकल टाइप का। उसके बाद में टाइप ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं तो कैरियोप्सिस टाइप का। अब कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किसमें, राइस में। तो कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट में क्या होता है, एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसके बीच में जो सीड होता है वो कवर रहता है। ठीक है, और उसकी साइड में क्या होता है, एक कवर लगा हुआ होता है सीड में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे कि इसे कैमल क्रॉप भी बोला जाता है बिकॉज इसे वाटर या फिर पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे कि जो सोरगम है वो क्या है, एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट किसे कहते हैं मैंने आपको बहुत बार बताया है लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। C4 प्लांट है कि जब भी कोई प्लांट CO2 ऑब्जर्व करता है एंजाइम की प्रेजेंस में तो उस टाइम जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का होगा, इसीलिए इन प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोला जाता है। देन उसके बाद में बात करेंगे कि सोरगम इज ए ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप। सोरगम क्या है, एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है। ठीक है, हमने 3 टर्म यूज करते हैं नॉर्मली, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड जो थर्ड है वो कौन सा है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद में ये आप देख सकते हो ये क्या है, स्पाइकलेट्स है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये देखो, ये बहुत सारी ये सभी है ना, ये क्या है, स्पाइकलेट्स है। ओके, और उसके बाद में ये एक स्पाइकलेट्स इसने अलग किया है और उसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, इसमें भी क्या, राइस में हमने पढ़ा था कि लेमा और पेलिया पाई जाती हैं और राइस में उन दोनों को कंबाइन क्या बोलते हैं, हुल बोला जाता था उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, और इसमें इसने फ्लावर को मतलब इंडिकेट किया है अलग से, जिसमें इसने दिखाया है कि ये वाला क्या है, स्टिग्मा पार्ट है, ये स्टेमन है जिसे मेल पार्ट बोला जाता है, और उसके बाद में ये क्या है, लॉडिक्यूल्स। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि जो सोरगम क्रॉप है उसके बारे में जो एक फैक्ट है वो ये है कि सोरगम क्रॉप को तब तक यूज में नहीं लेना चाहिए जब तक उसमें 50% फ्लावरिंग ना आ जाए। तो उसका भी एक मेन रीजन है बिकॉज उससे पहले इसकी जो नी स्टेज होती है वो बहुत ही पॉइजन होती है, जिस स्टेज में हम एनिमल्स को जो सोरगम है वो खाने के लिए नहीं दे सकते। बिकॉज अगर जब 0.5 ग्राम HCN की मात्रा प्रेजेंस होगी सोरगम के अंदर और उस टाइम पशु उसे खा लेते हैं, एनिमल्स उसे खा लेते हैं, तो क्या होंगे, एनिमल डाई भी हो सकती है, एनिमल मर भी सकती हैं। ठीक है, ये जो HCN है इसे हाइड्रोलाइनिक एसिड बोला जाता है या फिर इसे धुरीन एलिमेंट भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, इसीलिए हम तब तक ज्वार को पशुओं को नहीं दे सकते जब तक 50% फ्लावरिंग नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है कि इसकी सॉइल और क्लाइमेट के बारे में। तो जो ज्वार है उसके लिए जो सॉइल है और क्लाइमेट जो है तो उसमें टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें 15 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 400 से 1000 mm वाटर रिक्वायरमेंट
इनफ होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कि जो सोरगम की वैरायटीज है उन्हें किस टाइप की सॉइल के अंदर ग्रो किया जा सकता है। जो क्ले लोम सॉइल है और जो रिच ह्यूमस वाली सॉइल्स है उनमें मोस्टली ग्रो कर सकती हैं, और इसके लिए पीएच कितनी रिक्वायर है, 5.5 to 8, ओके। और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है इसका टेम्परेचर, जिसमें इसमें मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर दर्शाया गया है। मिनिमम टेम्परेचर जो कि 8 से 10%, ऑप्टिमम 32 से 35 और मैक्सिमम 35 से 37% डिग्री सेल्सियस, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है, एक वो टेम्परेचर जिस, अगर मान लो ये जो मिनिमम टेम्परेचर इसने दे रखा है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस आना था यहाँ पे, सॉरी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर इससे लो होता है टेम्परेचर तो प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा होता है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ओके। ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होते हैं। उसके बाद में चलते हैं लैंड प्रिपरेशन पे। तो अगर सोरगम को हम कोई भी सॉइल है उसमें ग्रो करेंगे तो उसके लिए पहले जो ये खाली पड़ी भूमि है इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें अच्छे से मतलब प्लाविंग वगैरह करनी होगी ना, डीप समर प्लाविंग करते हैं, ठीक है। मोल्ड बोर्ड प्लाव की हेल्प से फील्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डीप समर प्लाविंग करेंगे मोल्ड बोर्ड प्लाव की हेल्प से, ठीक है। और उसके बाद में ये देखो कंट्री प्लाव की हेल्प से प्लाविंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट में ये है कि सोविंग टाइम, यानी कि जो सोरगम है उसे कब सोन करते हैं, उसका सोविंग टाइम क्या है। तो नॉर्थर्न इंडिया में जब इसे खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है और साउथर्न इंडिया में इसे रबी और समर दोनों सीजन में ग्रो किया जाता है। उसके बाद में इसका बेस्ट सोविंग टाइम जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक है, यानी कि जो जून का लास्ट सप्ताह होता है उससे लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं, ठीक है। और रवि की बात करें अगर हम, तो रवि में कब तक कर सकते हैं, अक्टूबर से लेके नवंबर माह तक हम जो ज्वार है उसकी सोविंग कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम सीड ट्रीटमेंट की, यानी कि कोई भी सीड है, ठीक है, उसको हम भूमि में ग्रो करेंगे, सॉइल में ग्रो करने से पहले उसको ट्रीट कर लेना चाहिए, ठीक है। ट्रीट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर कोई भी मान लो सीड से होने वाला कोई सीड बोर्न रोग है, ठीक है, कोई पैथोजन है, कोई ऐसा कुछ भी है, तो वो सब सीड ट्रीट करने के बाद ये वाली प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है। सीड प्योरली होता है बिल्कुल, और जिससे कि हमें श्योरिटी होती है कि जो सीड हमने ग्रो किया है वो जर्मिनेट भी होगा, ठीक है, और उसमें कोई प्रकार की डिजीज या इंसेक्ट भी नहीं होगा। देन उसके लिए अगर हमें ट्रीट करना है तो कौन से केमिकल का यूज करेंगे, एग्रोसान जीएन और थीराम का यूज करेंगे, कितना 3 ग्राम पर केजी सीड को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर है, मैन्योर और फर्टिलाइजर कितना मतलब क्रॉप के अंदर हमें देना है, तो हम FYM का यूज करना चाहें। FYM क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। तो FYM कितना दे सकते हैं, 10 से 12 टन पर हेक्टेयर, और नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 50 kg पर हेक्टेयर, और जो पोटास है वो 40 kg पर हेक्टेयर। लेकिन नाइट्रोजन को मतलब ऐसे नहीं देना, एक साथ नहीं देना होता, इसे 3 अलग अलग स्टेजेस में देना होता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे ही मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना होता कि यहाँ से स्लाइड से देख लिया और इस हिसाब से फील्ड में यूज करना होता है, ये नहीं होता। इसमें हमें सबसे पहले मिट्टी की सोइल की जांच करवानी चाहिए, सोइल टेस्टिंग करवानी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे फील्ड में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले ये देखो कि डीप कितना रखते हैं। जब सीड को सोन करते हैं ना तो उसको 4 से 6 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ में नहीं डालना चाहिए, वरना वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। और इससे ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना चाहिए, उसकी वजह से भी या तो मतलब ब्रेड वगैरह उसे लेके मतलब चले जाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। उसके बाद में है सीड रेट एंड स्पेसिंग, ठीक है, यानी कि सीड रेट क्या डालेंगे, यानी कि 1 हेक्टेयर में हमें ग्रो करना है, ठीक है।
1 हेक्टेयर में ग्रो करना है या फिर नर्सरी तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें कितना सीड रिक्वायर होगा, हमें कितनी सीड की नीड होगी कि हम मतलब 1 हेक्टेयर में पूरे में डाल सकें। ठीक है, तो नॉर्मली कितनी रिक्वायर होती है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 केजी अगर आपके पास बीज है तो आप 1 हेक्टेयर में बुआई कर सकते हैं। और अगर आपको फॉडर क्रॉप लेनी है, फॉडर क्रॉप का मतलब क्या है कि अगर आप जो सोरगम अपने खेत में ग्रो कर रहे हैं उसका पर्पस एक ही है कि आपको एनिमल्स के लिए फॉडर चाहिए, घास चाहिए, उनके लिए हरा चारा चाहिए। ठीक है, उस पर्पज से करें हैं तो आप उसको 34 केजी पर हेक्टेयर करो। ये रेट इतनी ज़्यादा क्यों है और ये रेट इतनी कम क्यों है, इसका रीज़न है कि ये आप ओनली फॉडर पर्पज से कर रही हैं, तो इसमें प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही पास पास में होंगे और इसमें एक मतलब सीक्वेंस होता है, क्योंकि हमें इससे अच्छी उपज लेनी होती है, इसमें स्पेसिंग रखी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका सीड रेट कम होता है। इसमें देखो डेप्थ कितनी रहेगी, 3 से 4 सेंटीमीटर, और स्पेसिंग कितनी रहेगी, 45 इंटू 12 सेंटीमीटर। ये जो स्पेसिंग है ये नॉर्मली हमें अगर ग्रेन या फिर हिल पर्पज से लेना है तो उसके लिए स्पेसिंग रखी जाती है। और प्लांट पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, प्लांट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट लग सकती हैं। ठीक है, तो ये उसकी संख्या है। ठीक है, उसके बाद में चलती हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में है कि इरिगेशन, यानी कि जो फसल है ज्वार की उसे वाटर कब कब देना है, उसे इरिगेशन या सिंचाई कब कब देनी है, उसके लिए अलग अलग स्टेज होती है। तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो होती है इरिगेशन देने के लिए वो होती है नी हाई स्टेज। ठीक है, और फ्लावरिंग स्टेज और ग्रेन फिलिंग स्टेज, ये 3 स्टेजेस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर के लिए। इस स्टेज पे अगर हम पानी नहीं देंगे तो जो ज्वार की क्रॉप है वो क्या होगी, ग्रो नहीं हो पाएगी, अच्छे से यील्ड हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसके बाद में चलती हैं नेक्स्ट क्रॉप पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, इंटरकल्चर है। इंटरकल्चर क्या है, जैसे कि हमने ना क्रॉप को ग्रो कर दिया, ठीक है, फील्ड में क्रॉप को ग्रो करने के बाद में उसके बीच में वीड है जो ग्रो हो रखे हैं। ठीक है, छोटे 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 छोटे, कहीं पे कोई बड़ा वीड है तो उसे निकालने के लिए या तो हम हैंड होइंग करेंगे, ठीक है, हाथ से कोई खुरपी वगैरह से ऐसे निकालेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो हम कोई केमिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलती हैं, इंटरकल्चर बोला जाता है। ओके, तो हेर्बिसाइड का एप्लीकेशन कौन सा हेर्बिसाइड का करेंगे, एट्राजीन का 0.5 kg पर हेक्टेयर की रेट से इसका जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि हैंड होइंग से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है वेराइटीज कौन कौन सी है, तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी जो हर बार एग्जाम में पूछी ही जाती है वो है CSH फर्स्ट, जो कि इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है और ये 1964 में रिलीज की गई थी। और वेराइटीज है जो CSH9, CSV 15, CSV 17, सिलेक्शन 3 और फूले, यशोदा और CSH 17। और जो फॉडर पर्पज से है, हरे चारे के लिए जो ग्रो की जाती है वो M35 फर्स्ट, पूषा चरी, राजस्थान चरी, MP चरी, SSV 96, SSV 43 और SSG 888। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये लास्ट ईयर पूछी गई थी एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। उसके बाद में है डिजीज। ठीक है, तो मेन डिजीज कौन कौन सी है, ग्रेन स्मट है, एंथ्रेक्नोज एंड रेड रोट है और अर्गट है और डाउनी मिल्ड्यू है, और ये उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर ग्रेन स्मट हो जाए तो इसके कंट्रोल के लिए क्या करती हैं, सीड ट्रीट करना चाहिए ग्रो करने से पहले, जैसे कि फील्ड में मतलब क्रॉप को लगा रहे हैं उससे पहले सीड ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए एग्रोसान GN से। और उसके बाद में अर्गट में क्या करेंगे, जीराम की स्प्रे करेंगे। ठीक है, और 5 से 7 दिन के इंटरवल पे करेंगे जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता अर्गट। उसके बाद में है कि डाउनी मिल्ड्यू में क्या करेंगे, रिमूवल एंड बर्निंग ब्राइंग ऑफ डिजीज प्लांट, जो प्लांट खराब हो चुके हैं उनको फील्ड से निकाल के क्या करेंगे, जला देंगे। और उसके बाद में जो वाटर लॉगिंग है उसे अवॉइड करेंगे, यानी खेत में पानी को खड़ा नहीं रहने देंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं अर्गट में जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हो जाती है, और ये देखो स्मट में कैसा ब्लैक ब्लैक हो चुका है, पूरी जो बाली है वो कैसे ब्लैक हो चुकी है। उसके बाद में ये है उसके इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट में कौन से हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शूट फ्लाई, स्टेम बोरर और मिज, जिसमें से जो शूट फ्लाई है वो सीडलिंग स्टेज पे अटैक करती है मोस्ट ऑफ। ठीक है, और स्टेम बोरर सीडलिंग से लेकर फ्लावरिंग तक कभी भी अटैक कर सकता है, और जो मिस है, जो गाल मिस है, वो कब पैनिकल एमरजेंसी फ्लावरिंग तक कभी भी अटैक कर सकता है। इनके लिए स्प्रे करेंगे कार्बेल की। ठीक है, और इसके लिए हाई सीड रेट यूज में लेंगे, और इसके लिए अपरूटिंग बर्निंग स्टबल्स। ठीक है, और इसके लिए भी स्प्रे करेंगे कार्बेल की।
उसके बाद में बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, ठीक है। द हाई यील्डिंग वेराइटीज मैच्योर इन अबाउट 100 to 120 days duration, after which they are harvested. Generally 2 months of harvesting, either stalk cut or cutting or ear heads by sickles are employed. However, in foreign countries sorghum harvested are used. ठीक है, अदर कंट्रीज में सोरगम हार्वेस्टर यूज में लिया जाता है, जैसे ये रीपर वगैरह अपने यहाँ पे यूज में लेते हैं ना, वैसे, ठीक है। और अपने यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ 100 से 120 दिन के बाद में हाथ से जो सिकल द्रांति जिसे बोलते हैं, आप सबने देखा होगा, इस टाइप की होती है, मतलब उसका यूज करते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं। और उसके बाद में है कि यील्ड कितनी है, तो अगर ग्रेन पर्पज से किया है तो 25 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर, और फॉडर पर्पज से हमने ग्रो किया है तो 150 से 170 क्विंटल पर हेक्टेयर। और द हार्वेस्टेड ग्रेन आर सन ड्राइड एंड स्टोरेज इज कन्वेंशनल, ठीक है, सन ड्राइड किया जाता है पहले और 10 से 12% मॉइस्चर पे उसे स्टोर कर लिया जाता है, ओके। और उसके बाद में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कॉन्ग्रेट्स। ये मिस्टर अश्विन कुमार है, जो कि लास्ट टाइम हमारे यहाँ से FCI का कोर्स जिन्होंने परचेज किया था और इनका सिलेक्शन हुआ था FCI में। एंड आई होप आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, जो कि हम आपको एक बहुत ही चीपेस्ट दाम पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओनली 999 में आपको विद वीडियो लेक्चर सारा कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ, ठीक है। देन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।